सिर्फ कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से 100 बार पिटने के बाद मैं अपने भाई जैसे खास इंसान आरव को दोबारा जिंदा कर सका था। 99वीं बार जब रिया शर्मा ने मुझे दीवार से लगाकर पीटा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से हंस पड़ा। सभी को लगा कि रिया की मार से मैं पागल हो गया हूँ। लोग मुझे देखकर तरस खाने लगे, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि अगर रिया मुझे एक बार और पीटे तो मैं आरव को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। मैंने आईने में अपना सूझा हुआ और चोटों से भरा चेहरा देखा, चेहरा धोया और 99 गुलाबों का गुलदस्ता लेकर पूरे उत्साह के साथ लड़कियों के हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा। ये पागल फिर पिटने आ गया। सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। ये इसकी 100वीं बार की प्रपोजल होगी। हो सकता है इस बार रिया को इस पर दया आ जाए। रिया शर्मा इसे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। हमारे जैसे लड़कों की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। हर बार खुद ही जाकर पिटा है। मैं लोगों की गंदी और घटिया बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ आरव की प्यारी मुस्कान घूम रही थी। बस आखिरी बार मैंने हॉस्टल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया, रिया शर्मा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं बार बार पागलों की तरह चिल्लाता रहा, लेकिन रिया बाहर नहीं आई। रिया, तुम मेरे शरीर में बहने वाले खून की तरह हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मैं घुटनों के बल बैठ गया और गुलाबों को अपने सिर के ऊपर उठाकर फिर से प्रपोज करने लगा। आसपास से गुजरने वाले छात्र रुकने लगे। कुछ ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई और यही तो मैं चाहता था। जितने ज्यादा लोग होंगे, रिया को उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होगी और वह उतनी ही ज्यादा गुस्सा होगी। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा। वहाँ रिया खड़ी थी। वो मेरी सारी बातें सुन रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसे नीचे बुलाने के लिए और भी ज्यादा घटिया और चिपकू बातें बोलने लगा। आखिरकार जब मैंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे हाथ की बची हुई चीज भी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, तो रिया आखिरकार नीचे आ गई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर घोर नफरत दिखाई देने लगी। कबीर, तुम सच में बहुत घटिया हो। मैं तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। रिया प्लीज मुझे एक बार और मार दो। रिया ने मुझे ऐसे झटक कर दूर किया जैसे मैं कोई गंदी चीज। मैं अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और जमीन पर जा गिरा। मेरे दोनों घुटनों में तेज दर्द उठा और वहाँ से खून निकलने लगा। रिया ने मेरे घायल घुटनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी नरमी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मैंने मन ही मन सोचा। रिया ने गहरी सांस ली और अपनी मुठ्ठियां कस ली। मैंने आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगा कि अब आखिरी बार उसकी मार मुझ पर बरसेगी, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। मैंने धीरे से आंखें खोली। रिया मेरे सामने खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली, फिर मेरे पास आकर मुझे उठाया। मैंने मौका देकर जानबूझकर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसके बालों को छूने लगा। मेरा मकसद फिर से उसे गुस्सा दिलाना था ताकि वह मुझे आखिरी बार पीट दे, लेकिन इस बार उसने मुझे धक्का तक नहीं दिया। बस करो, छोड़ दो, मैं वहीं जम गया। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, 100वीं बार का नुकसान पर्याप्त नहीं है, मिशन असफल। मैं पूरी तरह टूट चुका था। अपने कमरे में वापस लौटा तो मेरे दोस्त मेरे चारों तरफ जमा हो गए। सब बहुत उत्साहित थे। भाई, सुना है आज रिया का रवैया तेरे प्रति पूरी तरह बदल गया। सब कह रहे हैं कि रिया को आखिरकार तुझसे प्यार हो गया है। भाई, तेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन मुझे उनकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निकाल ली गई हो। मैं कुर्सी पर बैठा खाली आंखों से सामने देखता रहा। मेरे दोस्त हैरान थे। इतनी अच्छी खबर है, फिर तू खुश क्यों नहीं है? दूसरा दोस्त हंसते हुए बोला, सुना है रिया को लोगों को परेशान करने में मजा आता है और तू तो पूरा का पूरा पिटने का शौकीन है। हर बार खुद उसके पास जाकर पिटा है। सच बोलूं तो तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ आरव की यादें घूम रही थी। मैं पूरी रात अपनी मेज के सामने बैठा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा ही शरीर छोड़ चुकी हो। मेरी आंखों के सामने बार बार आरव के साथ बिताए खूबसूरत पल आ रहे थे। आरव मुझे देखने के लिए एक दिन पहले ही अपनी फ्लाइट लेकर चला आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे ने उसे मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। उसके बाद से मैं हर दिन पछतावे और दर्द में जी रहा था। मेरी जिंदगी में जीने की कोई वजह नहीं बची थी। फिर अचानक मुझे उसे दोबारा जिंदा करने का मौका मिला। तभी मुझे लगा था कि शायद मेरी जिंदगी में फिर से उम्मीद लौट आई। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आरव को वापस लेकर रहूंगा। मैंने आखिरी बार सिस्टम की तरफ देखा। चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर क्यों न लगानी पड़े, मैं मिशन पूरा करके रहूंगा। उसी रात मैं रिया को ढूंढते हुए एक बार के बाहर पहुंच गया। रिया नशे में थी और एक लंबे लड़के के साथ खड़ी थी। वह लड़का उसे अपनी बांहों में लिए हुए था। मैं उनके सामने जाकर धीरे से बोला, रिया। उस लड़के ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी नजर मेरे चोटों से भरे चेहरे पर जाकर रुक गई। वह हल्का सा हंसा और फिर रिया की तरफ देखकर बोला, रिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए आ गया है, मैं चलता हूँ। रिया ने तुरंत गुस्से से कहा, तुम नहीं जाओगे, इसे जाना चाहिए। लड़के को जैसे रिया का समर्थन मिल गया। वह और भी अकड़ गया। सही कहा, ये लड़का तुम्हारे लायक है ही नहीं। उसने मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, और देखो हाथ में कितनी घटिया नकली घड़ी पहन रखी है। वह आरव के दिए हुए उस तोहफे का मजाक उड़ा रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। मेरे अंदर का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। मैं पागलों की तरह उस लड़के पर टूट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मेरे मुंह से गुस्से में लगातार गालियां निकल रही थी। आसपास भीड़ जमा होने लगी। लोग रिया की तरफ देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। रिया से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिरकार उसने गुस्से में मुझे एक के बाद एक थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे पर लगातार चोट पड़ती रही, लेकिन सिस्टम की तरफ से अभी तक मिशन सफल होने की कोई आवाज नहीं आई। तभी मुझे समझ आया, मेरा अंदाजा सही था। हर बार रिया को पिछली बार से ज्यादा गुस्से में आना होगा, तभी मिशन पूरा होगा। मैंने बिना देर किए घुटनों के बल बैठकर उससे कहा, रिया, आज रात मेरे साथ चलो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, बस मेरी बात मान लो प्लीज। रिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और गुस्से में बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। उसका जवाब सुनकर मुझे लगा कि यही मौका है। मैंने जल्दी से अपने पास रखी चीज उसके हाथ में दे दी और उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। रिया, इस बार सच में तुमसे विनती है, जो करना है अपने हाथों से करो। उसने अपने हाथ में मौजूद चीज को देखा। उसकी आंखों में अचानक ठंडापन उतर आया। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा देखा। रिया ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हो। मैंने डरने के बजाय कहा, डरो मत रिया, जो तुम्हें करना है करो, मैं तैयार हूँ। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। मुझे लगा कि उसका गुस्सा आखिरकार उस सीमा तक पहुंच चुका है जिसकी मुझे जरूरत थी। फिर अचानक मुझे तेज दर्द महसूस हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मन ही मन कहा, आरव वापस आ जाओ। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, रुको, बधाई हो, मिशन सफल हुआ। मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन आखिरी पल में मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। पागल हो गया, मैं वापस आ गई। मैंने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। तुम्हें होश आ गया। वो आवाज मेरे लिए जानी पहचानी भी थी और अजनबी भी। मैंने तुरंत सिर घुमाया। बिस्तर के पास एक लड़की बैठी थी। वह आरव थी। साफ सुथरे कपड़ों में बैठी आरव बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी मेरी यादों में थी, शांत और मासूम। लेकिन उसके चेहरे पर मुझे देखकर खुशी नहीं थी, न कोई हैरानी।
हैरानी न कोई भावुकता। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसके लिए कोई अनजान इंसान हूँ। मैंने धीरे से कहा, आरव तुम वापस आ गए? सच में? उसने शांत आवाज में कहा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, तुम बहुत मुश्किल से बचे हो, आगे से ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। बेवकूफी? जिस चीज के लिए मैंने इतना कुछ सहा था, जिसे वापस लाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसकी नजर में वो सब सिर्फ एक बेवकूफी थी। मैंने दर्द को नजरअंदाज करते हुए पूछा, आरव तुम्हें पता है तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने क्या क्या किया? वह चुप रही। मैंने कहा, रिया ने मुझे कितनी बार मारा इसका तुम्हें अंदाजा भी है? मैं कई बार मुश्किल में पड़ गया था, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ सहा। मेरी आवाज कांपने लगी। तुम्हारे दिए हुए तोहफे का भी लोगों ने मजाक उड़ाया था। तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने रिया को गुस्सा दिलाने तक की कोशिश की। आरव के चेहरे पर पहली बार थोड़ी उलझन दिखाई दी। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तोहफा? कौन सा तोहफा? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब कौन सा तोहफा? मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा। वह वही चांदी की घड़ी थी। घड़ी के पीछे साफ अक्षरों में आरव खुदा हुआ था। वही घड़ी जो आरव ने अपनी पहली सैलरी से मेरे लिए खरीदी थी। उसने मुझसे कहा था कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम एक जैसी घड़ियां खरीदेंगे। मैंने हैरानी से कहा, तुम्हें याद नहीं? तुमने मुझे ये घड़ी दी थी, तुमने कहा था कि ये पानी से खराब नहीं होगी। आरव मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। मैंने आगे कहा, तुम्हें ये भी याद नहीं कि घड़ी पर नाम लिखवाते समय कारीगर से गलती हो गई थी और तुम उससे बहस करने लगे थे? वह अचानक गंभीर हो गई। बस करो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें कभी ऐसी घड़ी नहीं दी। उसका जवाब सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं था। मैंने ध्यान से उसकी आंखों में देखा, कुछ अलग था। उसकी आंखों का रंग पहले गहरा भूरा हुआ करता था, लेकिन अब उनमें हल्का सा हरा रंग झलक रहा था। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा अचानक खुला। दरवाजे पर रिया शर्मा खड़ी थी। वह पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और हाथ में उसने एक मुड़ी तुड़ी फ्लाइट टिकट पकड़ी हुई थी। आरव को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। आरव तुम सच में यहाँ हो? रिया कमरे के अंदर आई और टिकट आरव के सामने फेंक दी। ये वही टिकट है जिसे तुमने अपनी मौत से पहले बदलवाया था। तुम मुझसे मिलने के लिए जल्दी नहीं आ रही थी, तुम तो किसी बिजनेस डील के लिए जा रही थी। आरव का चेहरा अचानक उतर गया। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? रिया हल्का सा हंसी, फिर उसने मेरी तरफ देखा। कभी तुम्हें लगता है कि आरव तुम्हारे लिए मरी थी? मैं चुप रहा। रिया ने कहा, वह एयरपोर्ट जाते समय एक हादसे का शिकार हुई थी। असल में वह किसी और वजह से वहाँ जा रही थी, लेकिन उसके परिवार ने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने तुम्हें यही बताया कि वह सिर्फ तुमसे मिलने के लिए जल्दी जा रही थी। मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। मैंने तुरंत आरव की तरफ देखा। वह मेरी आंखों में देखने से बच रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस रास्ते में एक आम भी था। रिया ने उसकी बात काट दी। एक आम? फिर उसने कहा, तुम पिछले कई महीनों से अपने बिजनेस पार्टनर के परिवार के साथ लगातार संपर्क में थी। तुम्हारे फोन में उनकी बेटी के साथ तुम्हारी कई निजी तस्वीरें भी थी। तुम्हें लगा कि उन्हें डिलीट करने से सच्चाई हमेशा के लिए छिप जाएगी। आरव चुप रही। रिया का गुस्सा और बढ़ गया। तुमने कबीर को क्या क्या नहीं करवाया? वो तुम्हारे पीछे एक पागल इंसान की तरह घूमता रहा। तुम्हारी वजह से सबके सामने उसका मजाक बना। उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वापस ला सके। मैं दोनों को देखता रहा। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ वह इंसान था जिसे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन अब वो मेरे सामने एक अजनबी और झूठी इंसान की तरह खड़ी थी। और दूसरी तरफ रिया थी जिसे मैं अब तक अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। वही रिया इस वक्त मेरे लिए लड़ रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? रिया का शरीर एक पल के लिए रुक गया। उसने मेरी तरफ देखने से बचते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही। मुझे बस किसी को इस तरह परेशान किया जाना पसंद नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, झूठ बोल रही हो। पहली बार जब तुमने मुझे मारा था, तुम चाहती तो वहाँ से चली जाती, लेकिन तुम जानबूझकर रुकी रही। हॉस्टल के नीचे भी तुम मुझे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी तुमने खुद को गुस्सा दिलाया, क्योंकि तुम्हें पता था कि हर बार पिछली बार से ज्यादा नुकसान होना जरूरी है। और बार में भी तुम चाहती तो मुझे साफ मना कर सकती थी, लेकिन आखिर में तुमने मेरी बात मान ली। रिया के कंधे हल्के से कांपे। वह कुछ नहीं बोली। मैंने पूछा, तुम्हें सिस्टम के बारे में पहले से पता था, है ना? काफी देर तक चुप रहने के बाद रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज में थकान थी। मेरे दादाजी अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करते थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो इंसान की किसी गहरी इच्छा को पूरा करने के बदले उससे बेहद कठिन कीमत मांगते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी कोई इंसान किसी को वापस लाने के लिए मेरे पास आए और मुझसे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कहे, तो मुझे जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत गहरी इच्छा जरूर होगी। मैंने धीरे से पूछा, तो तुम शुरू से मेरी मदद कर रही थी? हाँ। रिया ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी जान तक दांव पर लगा दोगे। उसने नजरें झुका ली। उस रात जब तुमने मुझे वो चीज दी थी, मैं सच में डर गई थी। मुझे डर था कि कहीं मेरा गुस्सा मेरे काबू से बाहर ना हो जाए। मैं चुप रहा। मैं अंदर से पूरी तरह थक चुका था। जिस इंसान को वापस लाने के लिए मैंने इतना कुछ सहा, वही इंसान मुझे इतने समय से धोखा दे रहा था, और जिसे मैं राक्षस समझता रहा, वही चुपचाप मेरी मदद कर रही थी। मैंने आरव की तरफ देखा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम बिजनेस के काम से जा रही थी, फिर तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए जल्दी आ रही हो? आरव कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने बेहद शांत आवाज में कहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो तुम मुझे इतनी आसानी से याद नहीं रखोगे। मैं उसे देखता रहा। उसने आगे कहा, मेरी कंपनी बर्बाद होने वाली थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरी मदद करे। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया? आरव ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती थी? तुम मेरे पीछे भागने वालों में से सबसे आसान इंसान थे। तुमने मुझे जो सस्ते तोहफे दिए, मैं उन्हें इस्तेमाल तक नहीं करती थी। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मुझे वह सिर्फ बेवकूफी लगता था। उसकी हर बात मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मेरी आंखों के सामने पुराने सारे पल घूमने लगे। 1 महीने तक पैसे बचाकर मैंने उसके लिए एक लिपस्टिक खरीदी थी। वह खुश होकर मुझसे लिपट गई थी। एक बार मैं तेज बारिश में उसकी कंपनी के बाहर घंटों खड़ा रहा था। जब वह बाहर आई तो उसने अपनी छतरी मुझे दे दी थी। जब मैं बीमार पड़ा था तो उसने मेरे लिए छुट्टी ली थी। उसने मुझे दवा दी थी, मेरी देखभाल की थी। मैंने खुद से पूछा, क्या वो सारे पल भी झूठ थे? मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो सब भी झूठ था? आरव ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हाँ, वो लिपस्टिक मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे उसी रंग की जरूरत थी। छतरी मैंने इसलिए दी क्योंकि मेरी गाड़ी में दूसरी छतरी थी। और जब मैंने तुम्हारी देखभाल की थी तो मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हारे साथ अच्छे संबंध रखो। उन्होंने कहा था कि तुम गरीब जरूर हो लेकिन ईमानदार हो, शायद भविष्य में तुम हमारे काम आ सको। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। तभी मेरे दिमाग में
सिस्टम की आवाज गूंजी। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, यही है तुम्हारा दिया हुआ पुनर्जन्म। सिस्टम की ठंडी आवाज मेरे दिमाग में सुनाई दी, होस्ट ध्यान दे, जिसे आपने पुनर्जीवित किया है वह पूर्ण आत्मा नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? ये वास्तविक आरव नहीं है, ये उसकी सबसे मजबूत इच्छा से बनी एक मानसिक छवि है। मानसिक छवि? आरव की सबसे मजबूत इच्छा अपने परिवार की कंपनी को बचाना थी, इसलिए पुनर्जीवित हुई छवि उसी इच्छा को आगे बढ़ा रही है। सिस्टम की आवाज और साफ होती गई। हादसे के समय वास्तविक आरव की आत्मा समाप्त हो चुकी थी। आपने उसकी आत्मा को वापस नहीं लाया, आपने सिर्फ उसकी सबसे मजबूत इच्छा का प्रतिबिंब वापस लाया है। मैंने अचानक आरव की तरफ देखा। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगा, जैसे पानी में बनी कोई तस्वीर हिल रही। आरव घबरा गए। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। सिस्टम ने बताया, ये प्रतिबिंब ज्यादा समय तक मौजूद नहीं रह सकता। जैसे ही इसकी इच्छा पूरी होगी या पूरी तरह टूट जाएगी, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आरव डर गए। नहीं, मैं गायब नहीं होना चाहती। वह अचानक मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। कबीर, मेरी मदद करो, एक बार फिर रिया के पास जाओ, उसे फिर से सिस्टम की शर्त पूरी करने दो। शायद इस बार सिस्टम मुझे पूरी तरह वापस ला सके। मैं उसे देखता रह गया। अब मेरे सामने एक और सवाल था, क्या मैं उस अधूरी आत्मा को बचाने के लिए फिर से वही सब करने वाला था?